आज वी सपोर्ट पुष्पेंद्र के इस चैनल पर पहली बार मैं देख रहा हूं कि YouTube चैनल पर दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, सारी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से हमास एक आतंकवादियों का संगठन है और इजराइल एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है, वहां जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। और किसी यूट्यूब चैनल पर इजराइल के शहर अशदोद से दो हमारे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ, और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल गैब्रियल साहब मौजूद हैं जो मुंबई में पैदा हुए और 30 साल बाद पहले ही यहां से इजराइल चले गए। और दूसरे साहब हैं हमारे साथ जो रेड टी शर्ट में हैं, मेयर मोजिस साहब। आप 1 साल पहले यहां से गए और अब इजराइल में बस गए और इजराइल की राजनीति को, इजराइल के समाज को, इजराइल में होने वाली उथल पुथल को और ये हमास के और फलस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बहुत पास से देख रहे हैं। मुझे खुशी है कि दोनों ने उस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर रहते हुए, जब मुल्क जो है आतंकवादियों के अंडर अटैक है, ऐसे में हमसे बात करने के लिए समय निकाला। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है आपको बुलाने का कि आप जब बोलेंगे तो हिंदुस्तान के तमाम सारे लोग आपकी बात को ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा करेक्ट, ज्यादा फैक्चुअल मानेंगे। लिहाजा मैं आप दोनों से एक ही सवाल करूंगा, आप तय कर लें कि कौन पहले बोलना चाहता है, कि इस वक्त का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में कई सारा वेस्टर्न मीडिया अपना एजेंडा दे रहा है, जो आपके मिडिल ईस्ट का जो मीडिया है वो अलग एजेंडा दे रहा है। तो ज्यादातर मीडिया जो है वो एजेंडे में बटा हुआ है, और हिंदुस्तान में भी आप जानते हैं कि जो मीडिया है वो अलग अलग लाइनों पे है। एक एंटी मोदी है बिल्कुल, एक एक्सट्रीम एंटी मोदी है, और कोई आदमी अगर अपनी बात सच भी कहता है तो लोग उसको प्रो मोदी बता देते हैं। तो ये बीमारी है भारत के अंदर। तो पहला मेरा आप दोनों से ओपनिंग रिमार्क है, आप उस पर बोलें कि एज इट इज आज की डेट में भारतीय समय के अनुसार 8:04 हो रहे हैं, इस वक्त इजराइल के अंदर क्या हालात हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ और आज क्या शेप है, फिर उसके बाद हम दूसरे सेकंड पार्ट पर आएंगे। मैं चाहता हूं कि गैब्रियल साहब आप पहले इस पर रोशनी डालें, फिर मैं मोजिस भाई से कहूंगा कि वो अपने बात को रखें। दरअसल सबको सबसे पहले जय श्री राम, जय हिंद, जय इस्राइल। दरअसल असल में बात जेरूसलम से चालू हुई। 1948 में जेरूसलम को अपना जॉर्डन के आर्मी ने किया। जेरूसलम में या यहूदी बस्ती थी, उधर अरब लोगों को बसाया, लेकिन उनके पास अभी तक डॉक्यूमेंट्स है, कागज है कि ये जगह यहूदियों की है। तो उन यहूदियों ने कोर्ट में केस किया उन अरब लोगों के पास 70 साल के बाद कि ये जगह हमारी है, ये हमारे पास इसका प्रूफ। तो अरब लोगों को कोर्ट दिया कि तुम जगह खाली करो। इससे जेरूसलम में दंगे चालू होना चाहिए। जेरूसलम की मैं आज तक कि मस्जिद खाली नमाज अदा करने के लिए होती है, लेकिन ये गलत धारणा है। मस्जिद में पत्थर, पेट्रोल बम और लाठियां जमा करके रखे हुए थे ताकि इजरायली जेरूसलम में जुम्मे के नमाज के बाद दंगे चालू हुए, इजरायली विरोध नारे चालू हुए, और पुलिस है जेरूसलम के मस्जिद के अंदर पुलिस नहीं थी, बाहर थी। पुलिस पे पत्थर फेंकना चाहते, पुलिस पे पत्थर फेंकेगा तो पुलिस तो नहीं बरसाएगी। एक तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, और इसका फायदा हमास जो आतंकवादी संगठन है गाजा में, उसने फायदा उठा के इजराइल को धमकी दी। मंडे को बोला, मंडे इजरायली टाइम 6 बजे अगर तुम लोग जितने भी अरब को गिरफ्तार किया है उनको नहीं छोड़ेंगे तो हम 6 बजे आप पे मिसाइल फायर कर सकते। उन्होंने किधर फायर करना चाहिए? आर्मी नहीं, तो आप जेरूसलम में फायर किए, जेरूसलम के आम नागरिक मिसाइल फायर क्या? अगर इसराइल तो हाथ बैठेगा नहीं। इसराइल ने कहा अगर फायर करते तो
हम तुम्हारा मुंहतोड़ जवाब दें। तो आज इजराइल का मुंहतोड़ जवाब। जी मोशी। जी 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 मोजेस भाई, आप अपना पक्ष रखें। मैं ज्यादा बोलूंगा कि क्या हो रहा है इस परिस्थिति में। राइट आज राइट आज 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 बहुत ही शुभ दिवस है जूइश कैलेंडर के हिसाब से, जिसको शावोत बोलते हैं। अगर किसी ने 10 कमांडमेंट्स पिक्चर देखी होगी मोसेस की, तो जो 10 आज्ञाएं हमको दी गई, तो आज वो बड़ा दिन है। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि जैसे सब चुप बैठे हैं घर में। बिल्कुल मैंने बताऊंगा कि ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि डरे सहमे बैठे हैं, लेकिन सतर्क बैठे हैं सब लोग कि बाहर जाके कुछ हानि ना हो, इसीलिए बैठे हैं। और अभी ये बिल्कुल शुरू होने के पहले ही यहाँ अशदोद में एक बम गिरा अभी। तो कल, हाँ, तो मैं एक बताना चाहता हूं कि अगर बोलने के वक्त बीच में कुछ हुआ तो शायद हमको बाहर भागना पड़े बंकर की तरफ। कैमरा शुरू रखिए, देखने दीजिए। हाँ, कल ऐसे ही हुआ एक बार, एक मीटिंग चैनल पे बाहर दिखाया परिसर। और मेरा एक सवाल है कि हर जगह बताया जाता है कि इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। इज इट इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कि इजराइल वर्सेस हमास? दुश्मनी अरबों से तो है नहीं हमारे, हम साथ में रह रहे साहब। इंडिया में भी रहते थे हमारे भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ, इतने समाजों के साथ यहाँ भी रह रहे। वो यहाँ पर जो भी सुविधाएं मुझे है, हर नागरिक को है। वो जू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, कोई परराष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से आया है, एक ही है। इनका कोई मजहब नहीं है। अगर इनका मजहब होता तो रमजान के महीने में ये बम दागते, शुभ दिवस जुम्मे के दिन पे बम दागते, रमजान ईद के दिन बम दागते। आज के नहीं, इनका कोई आतंकियों का कोई मजहब नहीं है, ये अलग ही एजेंडा है इनका। तो ये समझना चाहिए कि ये हर बार, और मुस्लिम्स के आगे ऐसा कुछ नहीं है। इतने सालों से साथ में रह रहे, यहाँ पर है, हर किसी को नागरिकता है, लेकिन ये अलग बेसिस है। इनका एक ही एजेंडा है, बस इजराइल को फिनिश करो। ये नहीं होना चाहिए। ये जमीन के लिए युद्ध नहीं है, धार्मिक। हाँ, धार्मिक इसलिए आज पैलेस्टीन अरब के साथ अगर जमीन का मामला होता तो भारत के, पाकिस्तान के मुसलमान उनको ज्वाइन नहीं होते। ये धार्मिक युद्ध है। यहूदी अपोजिट मुस्लिम, ये धार्मिक युद्ध। आपको पता है एक मंदिर को जलाया गया, किस आधार पर? अगर मुसलमान अगर धर्म को इतना मान देते, यहूदी बोलते हम लोग यहूदी के और ईसाई के नजदीक, तो यहूदी मंदिर क्यों जलाया? मैं आर्मी में, मेरे 24 ईयर्स मैंने आर्मी में, मैं 2000 में इस्तीफा हुआ। इधर था हेब्रोन में था। तो मैं कहानी सुनी, जोसेफ का टेम्पल को उन्होंने जलाया, जिधर यहूदी लोग प्रेयर करते, मुसलमान जोसेफ, उनको मुसलमान भी उसको नबी मानते, उधर जला, आग लगा दी। ये एक बात ध्यान में रखो, ये धार्मिक युद्ध है। अगर बोलते हैं जमीन के लिए, एक बात मुझे बताओ, इजराइल स्वतंत्र हुआ 1948, 48 के बाद 5 जून 1967 तक पूरा वेस्ट बैंक, यरूशलेम, गाजा अरब लोगों के कस्बे में। क्यों नहीं बनाया उधर फलस्तीन देश? क्यों नहीं बनाया उन्होंने? फिर भी मैं 204 में आजाद गाजा में था, जब अरियल शरों ने पूरे यहूदी बस्ती और आर्मी को निकाला, बोला तुम गाजा लो, तुम हमारा देश बनाओ कर। उन्होंने नहीं बनाया। दुनिया के पूरे देश, हिंदुस्तान भी उनको पैसा देते, डॉलर में पैसा देते हैं उनको। उन लोग क्या करते हो पैसा? वो गरीब पैलेस्टीन को देते, मिसाइल बुकर अपना सुरुंग बनाते हैं, सब पैसा उधर आतंकवादी के पास जाता है। मैंने 3 युद्ध किससे किया?
गैबी भाई आपका थोड़ा गैबी भाई अपना जो स्पीकर है वो जरा थोड़ा पास रखिए, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। माइक यस आपका नहीं, आपका, मैं गैबी भाई से कह रहा हूँ। हाँ क्या अपना स्पीकर थोड़ा पास रखिए, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। माईक जवळ घे। माईक तुझा माईक आहे ना खांद्यावरती इथे, जवळ घे जरा। हाँ यस जवळ घे, कीप इट क्लोज। मैं 3 बार इनके साथ युद्ध किया, 2003 का लेबनान वॉर हिजबुल्लाह के साथ, 2008 में गाजा में, 2014 में और फिर गाजा में। मैंने उनको देखा है, उन लोग कैसे युद्ध करते हैं, अपनी औरतें बच्चे को आगे लेते हैं, उनके पीछे से फायरिंग करते हैं। उस घड़ी में मैं मेजर था, तो मैंने मेरे दोस्त को खोया। मेरा दोस्त बोला गैब्रियल देख फायरिंग कर रहे बच्चे के हाथ से, बोला नहीं तू फायर नहीं करेगा, और आखिर 10 मिनट में उसको आके गोली लगी, वो जगह पे मरा। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ उनके माँ बाप को? मैं अगर देखता था परवाह मत कर उनकी, बच्चे की औरत की, फायर कर, तो बच जाती थी उसकी। ऐसे बहुत तो उन लोग एक कुछ भी बहुत चलाते हैं, और अपने औरत के बच्चे, उनकी मस्जिद, वो यूज करते हैं फायरिंग करने। एक बात याद रखना, उनका अगर कभी आपने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता है, जब अफजल खान निकला था युद्ध करने के लिए, क्यों उसने तुलजापुर, पंढरपुर को जलाया, ये नीति है उनकी। पहले आम नागरिक को तकलीफ दो, मानसिकता दूसरे शत्रु की मानसिकता कम हो, इसके लिए ये बहुत, आज तक मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा है जिंदगी लाइफ में कभी। और मैं और एक बात कहता हूँ, ये धार्मिक, उन लोग हर युद्ध को धर्म से जोड़ के देखते हैं। अगर ये खाली फिलिस्तीन और इजराइल की वॉर होती तो भारत के मुसलमान क्यों उठते इजराइल के खिलाफ, पाकिस्तान की क्यों? मुस्लिम उम्मा का ही प्रॉब्लम है, और मुस्लिम उम्मा क्या है उनको भी पता नहीं। ये लेकिन मोसिस भाई, जो बात मैं एक आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, जो गैबी भाई ने बात कही है उसमें एक तथ्य बहुत स्ट्रांग है कि ये झगड़ा जो था ये ऐसे ही है कि लुटेरे, खूनी, मर्डरर्स, आतंकवादियों को आप मजहब के पीछे खड़ा करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान का मुसलमान तो 100% यही काम कर रहा है इस वक्त। दुनिया का मुसलमान यानी 57 देश जो ये खड़े होकर के कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ, तो मुसलमान के बारे में, अगर मुसलमान हमास में रह के आतंकवादी है, जैशे मोहम्मद में रह के आतंकवादी है, आईएस में रह के आतंकवादी है, तो आतंकवाद को खत्म करने में अगर चाहे वो हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, तो ये तमाम सारे लोग उसे एक मजहबी रंग दे रहे हैं ताकि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए। और अभी जो अभी थोड़ी देर पहले जो खबर मुझे मिली है कि आप दुनिया के 25 देश, जिसमें जर्मनी है, इटली है, यूएस है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सारे लोग इजराइल के साथ हैं। और ये जो 57 देश हैं इस्लामिक, ये खुद ही इन्होंने इसको एक मजहबी और रिलीजियस युद्ध इसलिए घोषणा की है क्योंकि ये सब एक ही तरीके से सोचते हैं। और आप सोचिए कि इनका जो नेतृत्व कर रहा है, इनकी जो लीडरशिप कर रहा है, वो एक ऐसा मुल्क कर रहा है जो अपने ही देश में हजारों मुसलमानों को मार चुका है, और वहां इस्लाम के नाम के ऊपर चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, ये वही मानसिकता है जो कश्मीर में है, जो पाकिस्तान में है, जो बांग्लादेश में है। वही लोग इसको एक रिलीजन का युद्ध दे करके उसको एक तरीके से एक होली वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे याद है कि जब ट्रंप साहब ने 6 दिसंबर, क्योंकि 6 दिसंबर आप जानते हैं भारत में एक ऐसी डेट है कि बहुत सारे लोग जब 6 दिसंबर बोलते हैं तो फिर उसमें सन बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहां सन इसलिए मैं बता रहा हूं कि 6 दिसंबर 2017 को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम किया, क्योंकि यूएस के अंदर इस तरीके के बोल्ड प्रेसिडेंट मैंने कम देखे,
कि उन्होंने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी का दर्जा दिया और अपनी एम्बेसी को उठा करके जेरूसलम में स्थापित कर दिया। तो एक ही स्ट्रोक से वो पूरा का पूरा, जिसे कह सकते हैं कि वो पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। लेकिन मैं बार बार इसमें एक और बात आती है जो 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 मेरे मन में है कि ये माना जा रहा है कि हमास जो है, हमास का जो फंडिंग है, हमास को जो हथियार है, वो सारे ईरान मुहैया कराता है, ऐसा माना जाता है। आपका इस पे क्या विचार है? एक और क्या ये माना जा रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, जो 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 अक्सा के आसपास हो रहा है, क्या 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 जो पैलेस्टाइन की बात करके मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो भी अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं और वो अलग अलग अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, और इजराइल से इस वक्त युद्ध की वजह से वो सारे साथ आ गए हैं। तो क्या सच में ये मजहबी है? आजा ये हो रहा है, साइलेंस हो रहा है, सायरन हो रहा है। बस जी, आप ऐसे चालू रखिए, क्योंकि मैं आप इधर सुन सकते तो सुनिए, मैं सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए, लेकिन मुझे बाहर भागना पड़ेगा, इसलिए आप हो जाइए, बाहर हो जाइए, हाँ बाहर हो जाइए, हाँ। वहाँ और मैं आपको देखते रहो, तुमको देखने के लिए और मैं रिवर्स करूंगा कैमरा, तो आपको शायद यहाँ पर जो भागदौड़ मची है ये भी दिखाई पड़ेगी। इस वक्त जो हमारे दोनों साथी थे जिस शहर में बैठे हैं, वहां पे सायरन बजा है, और सायरन का मतलब ये होता है कि दुश्मन ने हमला किया है, हमास की तरफ से कोई हमला हुआ है। और हमारे साथी मोजेस भाई उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां ये नियम है कि अगर सायरन हुआ है और हमला होने वाला है तो आप सबको अपने घरों से बाहर निकल के जो बंकर है उसमें छुपने के लिए बोला जाता है। तो अभी बातचीत हमारी धमाके हो रहे हैं, जी जी जी, वहां धमाके हो रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के वी सपोर्ट पुष्पिन क्रूसेज चैनल पे जितने लोग भी देख रहे हैं वो इसको देख सकें कि वहां किस तरीके से जो हमास है वो बर्बरियत कर रहा है, किस तरीके से इजराइल के ऊपर, वहां के नागरिकों के ऊपर हमला कर रहा है, और पूरी दुनिया का जो इस्लामिक OIC है वो किस तरीके से उसको एक मजहबी रूप देने की कोशिश कर रही है, पूरे इस्लाम के मानने वालों को बदनाम कर रही है, मुसलमानों को बदनाम कर रही है। इससे ये भी मैसेज जाता है कि क्या इस्लामिक वर्ल्ड आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होते हैं, और आतंकवादी संगठनों को इस्लाम का रूप दे करके इसको एक नई तरीके की ये पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में भी होती रही है लगातार। कश्मीर में जिस तरीके से ये देखा गया कि आतंकवादी संगठन एक नहीं कई सौ संगठन है कश्मीर में भी, और आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारतीय कश्मीर के अंदर भी कई आतंकवादी संगठन जिसके अंदर मुसलमान होते हैं वो अटैक करते हैं, और हमारे देश के तमाम सारे मुसलमान उनको इतना हीरो और जाबाज बताते हैं। उससे ये भी लगता है कि क्या आप आतंकवादियों को समर्थन दे करके पूरे इस्लाम को आतंकवादियों के साथ खड़ा करते हैं। तो ये जो वो मुसलमान हैं जो ये समझते हैं कि ये गलत है, उनको भी सोचना चाहिए। अगर 57 देश मिलकर के हमास की इस गुंडागर्दी और बदमाशी और जो जिस तरीके से वहां पैलेस्टाइन के अंदर, जैसे महमूद अब्बास साहब ने पिछले 14 साल से वहां कोई इलेक्शन नहीं कराया है, उनके अपने कंट्राडिक्शंस हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, कोई ये टेररिस्ट ग्रुप है, कोई वो टेररिस्ट ग्रुप है। तो आप इजराइल को गाली दें, इजराइल को बुरा भला कहें, पहले अपने गरिबान में भी देखें कि क्या आप इजराइल को टेररिस्ट स्टेट कहते हैं, लेकिन आप तो खुद ही आतंकवादी संगठनों को समर्थन दे रहे हैं। तो OIC की जो आज मीटिंग हुई है वो कोई इस्लामिक देशों का संगठन का नाम तो है, लेकिन क्या 57 इस्लामिक देश एक आतंकवादी ग्रुप को समर्थन दे करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जगह खड़ा कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मुझे खुशी है कि सायरन समाप्त हो गया है और हमारे दोनों मेहमान आ गए हैं, और मोजेस भाई कुछ कह रहे थे। मोजेस भाई, मैं ये देखना चाहता हूं कि आज ये पिछले 1 साल में जब से मैं आया हूं, तो एक तो महामारी से सब परेशान है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात हुई कि इजराइल का समझौता हुआ UAE के साथ, उसके बाद बहरीन के साथ, फिर मोरक्को, फिर सूडान। अभी ये देशों ने जैसे बताते हैं ना कि आप बोलिए इनको बताया गया। तो अगर ये सालों में अगर आप देखो इनकी स्टेटमेंट्स, जैसे ना 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो आप बड़े को थोड़ा दम देते हो कि भाई इसको ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो वैसे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। लेकिन कोई दिल ऐसे बड़े पैमाने पे कोई ऐसा नहीं किया, और वो चाहते भी नहीं, क्योंकि इनका खात्मा ये लोग ही कर सकते हैं। ये खुद परेशान हो गए इन लोगों से, ये खुद। और जैसे उन्होंने कहा कि UAE, बहरीन
ओमान भी आना चाहता है, सऊदी भी सुलह करना चाहता है। आज फर्स्ट टाइम, पहली बार एयर स्पेस यूज करने के लिए एयर इंडिया उड़ती है इंडिया से तो ओवर सऊदी अरेबिया आती है। हाँ, एलाल की फ्लाइट, रेस्क्यू फ्लाइट गई, दूसरे एयरलाइंस गए। ये लोग भी जान चुके हैं, ये भी जानते हैं। तो जैसा है ना कि ये मेरा भाई है, गलत है उसको तो, लेकिन वो भाईचारा कितने दिन उसको सहारा देंगे, कितने बार उसको संभाल के रखेंगे, वो भी अभी उनके लिए परेशानी होती जा रही है। पैसा तो पैसा दो। कतार हर महीने को $25 मिलियन भेजता है इनको पैलेस्टाइन में मदद करने के लिए। कहाँ जाता है पैसा? इजराइल के थ्रू ही आता है, इजराइल देता है उनको, फिर इजराइल उनको लाइट, पानी, दवाई, जो नौकरी के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर बम ही डालने हो तो दवाई क्यों करेंगे, इलाज क्यों करेंगे, लाइट क्यों देंगे? और अगर 25 मिलियन डॉलर अगर देते हैं, कतार देता है इनको देने के लिए, तो कभी कतार ने ऐसा तो नहीं कहा कि ये पैसे इन्होंने आधे खाए कि 10% इनको दिया, 20% दिया, ऐसा भी नहीं है। ये उनको ही जा रहा है, उनको ही संभाल के। वहां के खुद के लोग परेशान है। ऐसे भी वीडियोस आए हैं जहां पर अपनी माँ, कौन सी माँ चाहेगी अपना बच्चा उधर जल के राख हो जाए? अगर सादा फटाका भी हम घर में लगाए तो हमारी माताजी या पिताजी, कोई बुजुर्ग, भाई बच्चा संभाल के लगाना। यहाँ पर रॉकेट दागते हैं, उनके पीछे बैठते हैं, कौन चाहेगा? एक बोलते अगर आर्मी एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मेरी आर्मी को बहुत अच्छी 24 साल से जानता हूँ। इज स्ट्रॉन्ग, दुनिया के एक नंबर आदमी। अगर बोलते हैं अमेरिका है, रशिया है, मैं इजराइल को बोलता हूँ। मैं इतना इंडियन कमांडो को भी जानता हूँ जो यहाँ इजराइल में आके ट्रेनिंग लिए, इंडियन कमांडो, स्पेशल कमांडो। मैं उससे उन लोग को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इजराइल, उन लोग क्या करते हैं, आम नागरिक से मिसाइल फायर करते हैं। अरे तुम लोग की हिम्मत है तो हिम्मत है तो फाइट करो आर्मी के सोल्जर के साथ। जो तुम आम नागरिक पे बम डाल के क्या साबित करना चाहते हो? तुम मत दो। अभी एक मिनट, अभी देखिए, अगर जैसे वो लोग मारते हैं, अभी एक अंदाज, एक मैं सिनारियो दे रहा हूं कि मैं जहां रहता हूं अशदोद में, एक अपने दोस्तों को जानना चाहिए कि हम लोग है कहां। अगर इजराइल का मैप देखो तो ऐसा वर्टिकल मैप है, ऊपर से नीचे तक ज्यादा इलाका है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम है, वो छोटा इलाका है। अभी गाजा पट्टी जो है वो इजिप्ट के बॉर्डर से लगकर है, नीचे का दक्षिण का भाग। एक पश्चिमी भाग है, वो है मेडिटेरेनियन सी समुद्र में है, और नॉर्थ और पूरब और उत्तर जो है वो इजराइल से लगकर है। ओके, अभी वो वहां से जब दाबते हैं तो 15 सेकंड की दूरी में अश्केलोन, एस्देरोत ऐसे शहर है हम लोग जैसे, और हम लोग का अशदोद जो पोर्ट सिटी है। अगर पोर्ट से आप मेडिटेरियन समुद्र से चले जाओ ऊपर, तो अशदोद जो इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, यानी शिपिंग पोर्ट है। तेल अवीव है, हाइफा करके है, और नीचे एलात में है जो रेड सी से, जॉर्डन और समुद्र से नीचे साउथ में आता है, इंडियन ओशन में। ये लोग जब भी रॉकेट दागते हैं तो आपको 15 सेकंड, आजू जो पास पड़ोस के शहर है उनको 15 सेकंड मिलते हैं, हम लोगों को 30 सेकंड, 45 सेकंड। आप 45 सेकंड में मुझे बताइए, किसी ने बताइए कि रात को कोई सोया है, कोई किचन में है, कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माए हैं, अपंग लोग हैं, हाँ, इनको भागना पड़े। अरे अगर आप नींद से उठे भी ना तो समेटने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगते हैं। उसमें आपको भागना है, इधर स्ट्रांग रूम है, बंकर में जाइए, या तो फिर सीढ़ी के पास, क्योंकि अभी सीढ़ियां भी ऐसी मजबूत बनाए हैं, तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, वहां पर आपको जाना है। तो मानसिक तनाव कैसा, आज मैं पहली बार ये महसूस कर रहा हूँ, 10 तारीख से हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम भी मजबूत हो जा रहे हैं मानसिक तरह से। अभी हदी में जैसे है ना, हर बार रोज रोज डराने लगता है, फिर आपको आदत हो जाती है। एक आधे बच्चे को मारूंगा, मार कोड़ गया, ऐसा ना, लीडर हो जाते हैं ऐसा। तो ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इजरायली इतने स्ट्रांग कैसे, फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक और मानसिक तरह से, ये अपने आप तैयार हो जाते हैं बच्चे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बॉम्ब डालना है और मारामारी करना है। इजराइल इतना कुछ कर रहा है साहब, आज की तारीख में, आज के दिन इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी इजराइल ने इंडिया को मदद भेजी है। वहां प्लेन लैंड हुआ आज दोपहर को, मदद भेजी है। वही इतने, आज अशदोद के पोर्ट में एक बोट खड़ी है, माल तैयार है, लेकिन जाए कैसे, मदद के लिए भेज रहे हैं। तो वो अपना काम नहीं छोड़ने वाले हैं। और इस तरह से होता है ये सायरन। ये शुरू में जितने सुरसुरी भेजते हैं, छोटा सा रॉकेट भेजते हैं, वो आसपास के शहर में गिर जाता है। बॉर्डर जैसे यहाँ इस बॉर्डर से दीवार से उठा और उस कंपाउंड में गिरा,
थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ। अब इस वक्त उन्होंने तेल अवीव तक गए। तेल अवीव, अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 50 किलोमीटर है और नीचे और 40 किलोमीटर, यानी 90 किलोमीटर हो गए। अगर आप एक रेडियस पकड़ो तो समझो बंबई शहर से वाशी, थाना, बेलापुर, वसई, वाशी, विरार, ये इलाके में अगर दिन में 500,000 बम आए तो क्या परिस्थिति होगी, मुझे बताइए। क्या मानसिक परिस्थिति, कोई बचने का साधन नहीं। आप जिस परिस्थिति में है भागिए, जो मन में आए कीजिए, उसमें गिरे। अभी आज कल दोपहर को खुद मैं भागने गया तो फिसल गया, तो मेरा एक कोने को लगा, तो आज तक दुख रहा है, टूट गया। तो मेरा बोलने का मतलब है, हाँ, क्योंकि यू आर रेडी। अच्छा, अगर हमें मारना ही है तो खिलाएंगे क्यों आपको, देंगे क्यों आपको, फिर एक ही साथ में सफाई कर देंगे ना, क्योंकि सिखाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, ये गलत बातें नहीं चीजें दिखाई। और जैसे मैं जब पीछे जाता हूं कि वहां की माए नहीं, कोई माँ बाप अब नहीं चाहेगा अपना बच्चा ऐसे अपने सामने, रॉकेट, छोटे छोटे बच्चे, उनको समझ में नहीं आता है, उनको पीछे। इजराइल कुछ भी बम मारने के पहले उनको पहले पैम्फलेट डालता है, फोन्स जाते हैं, अनाउंस माइक्रोफोन इस पे ब्लास्ट करते हैं कि यहाँ से निकल जाओ उड़ाने वाले। अच्छा, ये जब भी बोलते हैं तो वो क्यों किस चीज को उड़ाते हैं, जहां पर टेररिस्ट है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हानि कहां होती है कि यहां जब बम पड़ता है, जब इनको बताने के बावजूद भी, तो उनको भागने नहीं देते, उनको बैरिकेड में अटका के रखते हैं। ये जबरदस्ती की उनकी मौत हो जाती है, और फिर दिखाते हैं कि देखो ये मर गए बम की वजह से। अच्छा, इतने बम मारे, उसमें 25 से 30 तक के बम तो वहीं फट गए, लोकल हानि हो गई। और वो दारू वाले गावठी कट्टा और गावठी चूरे की जैसा बनाया हुआ है, सब आधा अधूरे। इजराइल ऐसा नहीं करता है। ईरान से मिले उनको अपना, हाँ, ईरान भाई, से ईरान से एक मिनट मतलब कंप्लीट कर दे। ईरान से जो आए, जो बड़े जो आए ना, वो दूर तक आए, वो आए तेल अवीव और एलात तक एक गया। इनके जो बनाए हुए हैं वो नजदीकी गिरे हैं। जो अभी थोड़े से सोफिस्टिकेटेड आए, बराबर बोलता है गैबी कि ईरान से आए, ये बराबर बोल रहे आ रहे, लेकिन वो जो है करता है ईरान से सूडान, सूडान से इजिप्ट, मिस्र, वहां से सीरिया खुला है, उससे एक बॉर्डर, गाजा की एक बॉर्डर इसको लगती है, इजिप्ट को लगती है, इजिप्ट से गाजा की बॉर्डर, वहां से वो स्मगलिंग करती है तुरुम के अंदर। मैंने अच्छी तरह याद है, मैंने एक तो अपना टेररिस्ट को पकड़ा था गाजा, तो मैंने वो उससे ऐसा ही सवाल किया, तुम तुम्हारे बच्चे या औरत लोग क्यों बीच में लाते। उसने मेरे को ऐसा जवाब दिया कि मेरा खून बोलता है क्या याद करने का अधिकार सिर्फ हम लोगों का है, उन लोग का भी, उन लोग को मरेंगे तो उनकी जन्नत मिलेगी। ये मानसिकता है उनकी। मैंने उनको तुम लोग अपने ही लोगों को क्यों ये करते हो, नहीं उनका अधिकार है एक तरफ का जियाद। हर कोई युद्ध में मरता है, उसको जन्नत नसीब होती है। इसलिए अभी तक वो साल याद जब वो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर की गोल्डा मायर, अमेरिकन पत्रकार ने उसको, मीडिया ने सवाल पूछा था, शांति कब हो, शांति कब हो? तो उसने ये कहा था, गोल्डा मायर ने कहा था, जब अरब माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करेंगे तब शांति हो। उन लोग के बच्चे शहीद होते हैं बराबर, अच्छा लगता है, मेरा बेटा शहीद हो गया। गोल्डा मायर ने कहा है बराबर है कि मैंने जितनी नफरत तुम यहूदी से करते हो, उतना प्यार अगर अपने बच्चों से करोगे तो शायद, तो ये ढंग का तरीका है ऐसा। और जैसे 2-3 वीडियो मैंने देखे कि एक माँ ऐसी फ्रस्ट्रेटेड, जैसे परेशान होके एक हमास के आदमी को पूछ रहे, उसका मुंह नहीं दिखाया कि तेरे कितने बच्चे मरे, हमारे मर रहे। लेकिन ये वीडियो चुप के जो आए वो आए, क्योंकि वो नहीं दिखाते, क्योंकि वो असल चेहरा उनका दिखाई पड़ेगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब इजराइल के ट्रक्स अंदर जाते हैं उनको माल देने के लिए, सामान देने के लिए, तो एक औरत ने अपने बच्चे को छुपा के वो ड्राइवर के पास लाया कि बताओ कि मेरे बच्चे को ले जाओ यहाँ से कम वो अच्छी जिंदगी उसको मिलेगी वहां इसराइल में, यहाँ से ले जाओ। वो बोला ऐसा नहीं कर सकता, मैंने इतने वो परेशान थे। हम सब जानते हैं ये सब देशों में जहां जहां ये हो रहा है ना, इस तरह का आतंक,
वो सब लोग परेशान है, उनको चुप कराया जाता है। अगर मुंह खोला, जबान खोली, कुछ बोले, बिल्कुल उसको फिर दिखे नहीं उनके लोगों को। डर बिल्कुल खौफ का माहौल बना के रखा है वो। और इसके पीछे से बात एक मोजेस भाई आपसे जानना चाहता हूँ, एक आर्गुमेंट और आया कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक जिसे कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल युद्ध जिसे आप कहा जा सकता है, ये जो कोरोना के नाम से चाइना ने फैलाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। और फर्स्ट फेज जब आया था तो शायद लोगों ने उसको बायोलॉजिकल वो नहीं माना था, लेकिन सेकंड के अंदर जब ये सेकंड सो कॉल्ड वेव आई है तो इसमें एक बड़ा क्लियर चीज नजर आ रही है कि जो चाइना के जिनसे चाइना के ताल्लुकात टेंशन में है या जिनसे चाइना की बहुत चला चली है, आमने सामने की दुश्मनी है, चाहे वो भारत हो, जापान हो, वियतनाम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो तमाम देश जिससे चाइना के रिश्ते बेहतर नहीं है या जिन्होंने चाइना की लाइन को टो नहीं किया है, आज आप देखेंगे कि ये कैसे बात है कि पूरा बांग्लादेश जिसका सबसे बड़ा बॉर्डर भारत से लगता है, कोई और नहीं लगता है, बांग्लादेश के अंदर इस कोरोना वायरस की कैजुअलिटी ना के बराबर हो रही है। आप देखिए कि जो और देश हैं वहां ना के बराबर हो रही है। आप देखिए जापान में हो रही है, लेकिन वहां कोरिया लगा हुआ है जो चाइना के साथ है, वहां नहीं हो रही है। तो ये जो बड़ा स्पेसिफिक ये भी माना जा रहा है, और जो लोगों ने किताबें पढ़ी, चाहे वो कर्नल RS सिंह साहब हो, आप जानते हैं उनको, या मेजर जनरल जीती बख्शी, ये तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तैयारी चाइना ने बहुत पहले से की थी और अब उसको वो इस तरीके से जीतना चाहता है। तो भारत इस समय सेकंड फेज में है। लेकिन इसमें एक और बात छुपी है कि इस वक्त जो दुनिया की स्थिति है उसमें ईरान के अंदर भी जो है बहुत डेथ हो रही है और वहां कोरोना वायरस जो है वो उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के अंदर भी, क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ के आसपास, 95 लाख, 1 करोड़ के आसपास मान लेते हैं। अब हम सबको यहाँ ये इंप्रेशन दिया जाता है कि वो सारे यहूदी हैं और एकदम एंटी इस्लाम है, लेकिन मैंने जब उसको पढ़ रहा था तो वहां उसमें तो अरब्स भी रहते हैं इजराइल के अंदर, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी तमाम वो सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये तमाम सारी चीजें, जब इजराइल के ऊपर ये पहला हमला हमास ने किया तो उस वक्त तक मैं समझता हूं कि इजराइल के अंदर जो कोरोना वायरस से वो लड़ रहा था, तब उसने उसको ठीक करने में लगा हुआ था। और उसी समय में जब देश कोरोना वायरस से ग्रस्त था, हमास ने ये किया, तो ये चाइना की तरीके से मौका देख करके हमास ने इजराइल पे हमला किया ताकि शायद इजराइल वार नहीं करेगा। और जब इजराइल ने सारी चीजें अपनी सेट कर ली और तमाम सब चीजें हो गई और वो कोरोना पे तब उसने रिटेलिएट किया। लेकिन यहां ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नो वन एंड कैन डिक्टेट। It is the prerogative of the Israeli people and Israeli government. उनको कब क्या किस तरह करना है दुनिया डिक्टेट करती है बाहर बैठ करके, क्योंकि उनको कुछ खोना नहीं पड़ता। इजराइल के लोग मरते हैं या दूसरे लोग मरते हैं तो उसको नेशन को पूरा राइट होना चाहिए, वो कैसे डिफेंड करे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जो यहां हिंदुस्तान में जो एक तरीके की सोच हो रही है कि इजराइल ये मानता है, और आप भी जानते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से वहां के जो उनका एक कमांडर था किसको उस तरीके से पिन पॉइंट करके ड्रोन से उसको उड़ाया, फिर वो वहां न्यूक्लियर बम की जो तैयारी थी उसको भी उसने उड़ाया। और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है वो कैपेबिलिटी उसके अंदर आए। तो ये माना जा रहा है कि जो बिडेन का स्टेटमेंट भी आया है, चाहे वो ट्रंप चले गए और बिडेन बहुत ज्यादा एंटी भी थे, और बिडेन ने कहा है कि इजराइल को अपने सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, इट्स द राइट टू डिफेंड देयर ओन नेशन। तो ये भी मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि क्या हमास के माध्यम से जो भी ये एक्सक्लेशन बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल इस वक्त जो वर्ल्ड पावर है, जो इस्लामिक देशों को पीछे से फ्यूल देती है, चाहे वो रशा नहीं आ सकता, उनके यहाँ बहुत कैजुअलिटी इस समय कोरोना की हो रही है, और वो देश जो इन इस्लामिक देशों के उसमें आ सकते थे या जिनके लिए ज्योग्राफिकली जो है वहां अपने आप को पोजिशनिंग थी, वो वीक हैं। ऐसे में इजराइल क्या इस हमास को फंड करने वाला, इस हमास को ऑक्सीजन देने वाला उस ईरान को, जिसके बारे में कहा जाता है, क्या ईरान पे उसका लास्ट निशाना होगा? क्या इस सिचुएशन में एक्सक्लेशन अगर बढ़ा तो ईरान तक जा सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली
चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, ये मानते हैं कि ईरान इज ए मेन वो शैतान है और वो खुराफात करता है और वो तो इस पे आपका क्या मानना है? व्हाट इज द व्यू इन इजराइल? सिर्फ ईरान नहीं, तुर्की भी, तुर्की का भी वही, तुर्की का भी जो प्रेसिडेंट है उसको वही है, इजराइल करेगा। गैबी भाई आपकी आवाज कंटिन्यूस ब्रेक हो रही है, जितनी क्लियर आवाज मोजेस भाई की आ रही है आपकी नहीं आ रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। आप बहुत अच्छा पॉइंट रख रहे हैं लेकिन वो आवाज ब्रेक ही होती चली जाती है। स्पीकर फुटे गए। मेरे को पता, मेरा सब ओके, मेरा पता नहीं। तो मोशे आप बताइए जी। हाँ बोल मेरा सब ठीक नहीं, अभी आ रहा है? हाँ अब आ रहा है। इसमें ये मैं अपना तुर्की भी है शामिल और ईरान भी, और दोनों में कौन खलीफा के लिए, कौन मुसलमान का लीडर बनना चाहते हैं? तुर्की को भी चाहिए, ईरान को भी चाहिए, लेकिन इसराइल का ध्यान दोनों की तरफ रखता है इसराइल। तुर्की अपनी रखा है, ईरान पे भी। ईरान को बताया, ईरान को बहुत, ईरान के ये सीरिया में ईरान के 40 बेसिस है, आर्मी बेस, और कितने उसमें इजराइल ने बहुत किए, वो ज्यादा न्यूज नहीं देते उन लोग, लेकिन इजराइल ने हमला किया है, ईरान पे हमला किया, लेकिन उन लोग मेन न्यूज बाहर नहीं आने। ये सब प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। देखिए ये लोग सब पीछे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, सब ये बालकनी वाली पब्लिक है, नीचे लड़ो, आप सामने जाए, आप पैसा देंगे, आपको आदमी देंगे, एक्चुअल वॉर में नहीं उतर रहे कोई। देखो और पीछे अभी ईरान में, इराक में, सीरिया में, लेबनान में, ये जो हिजबुल्ला जो दूसरी गैंग उधर बैठी है, और यहाँ पर हमास है, ये सब अलग अलग तरीके, ये सब अलग रूप है। ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस जैसे होता है वैसे लोग बैठे, और ये लोग उनको वहां से लड़ाते हैं। उनको मालूम है कि इजराइल की ताकत क्या है, और इजराइल के साथ भी अच्छे दोस्त बैठे हैं जो उनको मदद करने के लिए तैयार है। तो वो सब वहां बैठ के सब जैसे मस्ती करते हैं ना, किसको चिढ़ाने का काम, भड़काने का काम, पैसा देंगे। वो लोग ये खुद भी जानते हैं, अभी जैसे बोले ना पावर क्रेजी हो गए उनको, कि उनको जगह भी, कुर्सी भी रखनी है। अभी कुर्सी रखने का जरिया क्या है, तो ऐसा कुछ करते रहो, कुछ बिल्कुल ऐसे करो। पब्लिक नहीं चाहती है, बिकॉज वो फीडबैक है उसका, ये सबका मानना है। तो ये ईरान, तुर्की, अपने पड़ोसी पाकिस्तान, अरे पहले अपने देश में झांक के देखो कि क्या हो रहा है, वहां की जनता ठीक है कि नहीं, उनकी सुख सहूलतें देखो, फिर दूसरे का काम करो। अब जो डॉलर का पैसा बिल्कुल, और सब जैसे आजीवन प्रेसिडेंट, अरे ऐसा कोई होता है क्या? हाँ, कोई डेमोक्रेसी भी कोई चीज है कि नहीं ना? बस बना लिया कि मैं जिंदगी भर अध्यक्ष रहूंगा देश का, ऐसा होता है? तो उनका सोचने का ढंग ही अलग है, बोलो। और ये बस ये एक, हर किसी को इजराइल दिखता है प्रगति, अरे इजराइल इतना कुछ दे रहा है दुनिया को, साइंस बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, कृषि में बोलिए आप, कल्चर में बोलिए, मदद का हाथ। आज थोड़ा पीछे जाऊं, अगर अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं, क्योंकि नई पीढ़ी भी है जिन्होंने देखा नहीं। जब लातूर में अपना भूकंप हुआ या भुज में हुआ, करेक्ट, सुनामी आई, तो इजराइल के C-130 हरकुलिस प्लेन सब सामान पहले पहुंच गए। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल करके, वो आप बोलने की भी जरूरत नहीं, खाली आप परमिशन दो, हम पहुंच जाएंगे। तो अगर ऐसा करने, मदद का हाथ जो देश आगे करता है, वो मारने की बात करेगा क्या? ये सोचने वाली बात है। आज अगर मैंने जैसे बताया कि लोग भेजते हैं, मदद भेज रहे इजराइल कितना, और जैसे मैंने पहले दोहराया था, अभी भी दोहराता हूं, कि इंडिया या इजराइल, इनके सुरक्षा बल का नाम है इंडियन डिफेंस फोर्सेस और इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ये डिफेंस का मामला है साहब, सुरक्षा, खुद की रक्षा करने का काम करते हैं, मारने का काम नहीं करते। दीज आर मॉरल, ये क्या बोलते हैं, एन आर्मी, डिफेंस सर्विस विद अ कॉन्शियंस, जिसको आत्मा है, जो शुद्ध का विचार करते हैं, बचाने का काम करते हैं। इट्स नॉट अ प्राइवेट आर्मी, ये गवर्नमेंट नहीं, बचाव सुरक्षा बल है, अपनी थल सेना, वायु सेना, नौसेना, ये सब बचाने का काम, ये संरक्षण करते हैं जैसे इजराइल। और जैसे इंडिया है वैसे इजराइल भी तत्पर है। अपने नागरिकों को अगर खतरा महसूस हुआ और हो रहा है,
तो वो उतरेंगे ही उतरेंगे, और उतरना ही चाहिए, दूसरा कोई काम। अच्छा, मैं आपसे अगर वहां से एक बात ये पूछूं कि आपने बताया कि कोई 95 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, वहां यहूदियों के अलावा और किस किस मजहब के मानने वालों की पॉपुलेशन है और अप्रोक्सीमेटली कितनी है? वहां जो इजराइल में अरब्स रहते हैं, जो मुसलमान हैं, उनका क्या रिएक्शन है? वहां जो 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 क्रिश्चियंस रहते हैं, वहां जो हिंदू रहते होंगे, जो यहाँ से चले गए बहुत साल पहले वहां रह रहे हैं, वो तमाम लोगों का क्या रिएक्शन है? खासतौर से जो अरब के मुसलमान वहां रह रहे हैं और इनसाइड इजराइल रह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस झगड़े पे? उनका क्या सोच है इस मामले पे? एक ही बात को बताओ आपको, मुस्लिम उम्मा, उन लोग भी इधर दंगे कर रहे हैं, इजराइल में दंगे कर रहे हैं, इजरायली दंगे उन्होंने दंगा करना चालू किया। यानी आप ये कह रहे हैं गैब्रियल भाई कि जो इस वक्त इजराइल के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, जो वहां के सम्मानित नागरिक हैं और उनका स्टेटस यहूदी जैसा ही है, उनके बराबर है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, बट एट अ टाइम ऑफ दिस क्राइसिस द कंट्री इज इन लॉगरहेड विद द terrorist organization called Hamas, these Muslims living in Israel, they are taking advantage and they show their true color. It means कि जो वहां मुसलमान भी हैं, तो वो मुसलमान इतना सब कुछ रहने के बाद ना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ना इजराइल ने उनके साथ कोई सेकंड दर्जे का, उसके बावजूद भी अगर वो वहां दंगा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे भारत के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ भी यही करते हैं लोग कि जब भी पाकिस्तान से मामला होता है, यहाँ तो हमारे यहाँ थर्ड फोर्स है, यहाँ तो तीसरा फ्रंट है, जो चाहे जब पूरे देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करते हैं, पूरे पाकिस्तान से जब भी युद्ध होता है, या कश्मीर के अंदर आतंकवादी मारे जाते हैं, या कोई आतंकवादी पकड़ लिया जाता है, तो फिर उसको सर्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये इनोसेंट को मारा, चाहे वो लश्कर तैयबा का हो, चाहे वो जैशे मोहम्मद का हो। तो मुझे दुख है इस बात का, ये खबर सुन के कि इजराइल के अंदर रहने वाले मुसलमान भी इस वक्त इजराइल देश की नेशनलिटी के साथ नहीं खड़े हैं, और वो जो मुसलमानों का एक इटोपियन कंसेप्ट है, वो एक उनके दिमाग में है कि कोई उम्मा नाम की उम्मा। करेक्ट, आप कट हो गए, स्ट्रोक हो गए। हाँ, पुष्पेंद्र जी, आपकी फ्रेम फ्रीज हो गई है। आएंगे बाबू। हाँ, यस, अभी हाँ जी हाँ। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि मतलब ये इसको अगर आप किसी राष्ट्र के एंगल से देखें तो ये तो गद्दारी है ना, कि जब राष्ट्र किसी लड़ाई में एक से इन्वॉल्व है और उस राष्ट्र के नागरिक, अगर वो किसी मजहब के भी हों, अगर वो उस राष्ट्र के साथ न खड़े होकर के ऐसे समय में राष्ट्र के अंदर अगर दंगा कर रहे हैं, तो वो तो शूट कर देना चाहिए उनको मेरे हिसाब से। तो फिर 2001 में उन्होंने ऐसे ही दंगे किए थे, 2001। तो इजरायली पुलिस ने फायरिंग का ऑर्डर दिया था, 2 दिन में इनके दंगे रोका। अभी पता नहीं क्यों, क्या वजह है कि पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, और उन लोग ज्यादा ही दिमाग जो भड़काने की कोशिश करेंगे, तो इजरायली पुलिस फायरिंग करने को पीछे नहीं हटे। उनको पूरे अधिकार इजराइल की, पूरा अधिकार, जैसा यहूदी के अधिकार है वही अधिकार उनके लिए है। फिर भी लेकिन क्या है, सब सहूलियत है। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा रिश्ता क्या, मेरा भाई वो उधर का गाजा का मुसलमान मेरा भाई है। उन लोग बोलते हैं मेरा रिश्ता कुछ नहीं है, खाली मेरा असली भाई गाजा में। नहीं, ये नारे तो हमने बहुत सुने हैं हिंदुस्तान में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला है अल्लाह। अब ये तमाम कहने की बातें बहुत हैं, लेकिन इससे ये लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में भी कोई 30 करोड़ के आसपास मुसलमान रह रहे हैं, और कोई 4.5 करोड़, 29-35 करोड़ मुसलमानों में से 4.5 करोड़ शिया हैं। तो हम जब शियाओं का रिएक्शन देखते हैं तो उनका रिएक्शन दूसरा होता है। उनका रिएक्शन, ये जो वहाबी सुन्नी जो है,
जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद का, उनकी बेटी का, उनके खानदान का कत्ल किया था। तो यहाँ शिया हैं और हमारे दोस्त हैं और बेहतरीन इंसान हैं, और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र शक्ति नाम के संगठन के संस्थापक हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी, और वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं लगातार। लेकिन उस वजह से दिक्कत ये होती है कि उनकी गिनती इस पूरे 30-35 करोड़ में सिर्फ 4.5 करोड़ है। लेकिन जब भी इस किस्म का माहौल होता है, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इजराइल के साथ हो, ये जो वहाबी और सुन्नी मुसलमान है, जो दंगाई है सही मायनों में, जो ये आतंक की घटनाएं करता है, तो मैं मानता हूं कि वो लोग, उन लोगों को भी उसी लाइन में खड़ा हो जाना पड़ता है जो देश के साथ खड़े होते हैं या देश के खिलाफ उस तरीके की बातें नहीं करते हैं। खासतौर से व्हेन द कंट्री इज एंगेज विद आउटसाइड अनदर कंट्री, ऐसे में मुझे लगता है कि ये तो वही हरकतें हैं जो भारत में भी लोग करते हैं। ये सेम जो अगर आप बता रहे हैं कि वहां रहने वाला अरब जो है, अरब इसराइल के अंदर रहने वाले मुसलमान अगर वहां दंगा कर रहे हैं, तो किसी भी राष्ट्र के लिए, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारा मामला है, सरकारें आती हैं, सरकारों के ऊपर बड़ा दबाव होता है और बहुत डिसाइसिव सरकार नहीं आती, तो यहाँ तो उस तरीके के ऑर्डर नहीं होते। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूँ कि इजराइल अगर इससे निपटता है तो कैसे निपटेगा। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पे आपसे आना चाहता हूं, जिसको खासतौर से मोजिज भाई बताइएगा। मोजिज भाई, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए और वहां चले गए और अब आप वहां रह रहे हैं। गैब्रियल साहब 30 साल पहले पैदा हुए, फिर वहां चले गए, सेटल हो गए। अब आपका पूरा इमोशनल तो रिलेशन आपका हिंदुस्तान से होगा क्योंकि आप पैदा हुए हैं, लेकिन आपका कोई भी एक्शन इजराइल की प्रभुसत्ता, उसकी संपन्नता, उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर भारत के साथ भी उसके रिश्ते खराब होंगे तो भी एज ए सिटीजन आपको इजराइल के साथ खड़ा होना होगा। इमोशनल मामला अलग हो सकता है कि भाई आप भारत के मिट्टी में पैदा हुए, लेकिन आप भारतीय हैं और जब वहां उस पे संकट आया तो आप इजराइल के खराब होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये किसी कम से कम सनातनी हिंदू तो ये नहीं कर सकता कि वो जिस रहता है, जहां नौकरी करता है, जहां बच्चों को पढ़ाता है, उस मुल्क के साथ उसकी वफादारी कम हो जाए और जहां वो पैदा हुआ था वहां ज्यादा। लेकिन हिंदुस्तान में तो ये बड़ा कॉमन है। हमारे यहाँ तो इस तरीके के गद्दारों की गिनती करोड़ों में है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि एक तो सिर्फ मुझे इस बात का इशारा दें कि ये दो हिस्सों में जो दुनिया बढ़ती नजर आ रही है, 57 मुसलमान देश एक तरफ खड़े हो गए हैं। अब उनके अंदर चाहे आपने मुझे बताया कि चाहे वो यूएई हो या आपने बताया कि किस तरीके से मोरक्को है और कतर है, ये तमाम सारे लोग रिश्ते ठीक हो रहे थे। मैंने देखा था कि ट्रम्प साहब ने इन लोगों को वो जो टच मी नॉट वाला मामला था कि साहब एकदम इजराइल का नाम आते ही सारे मुसलमान ऐसे लगता था पता नहीं कोई शैतान आ गया हो। तो वो धीरे धीरे कम हो रहा था, वो इससे एक तो खत्म होगा। और क्या ईरान या वो तमाम मुल्क, खासतौर से मैं ईरान को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ईरान के बारे में कहा जाता है, ये मेरा अपना एनालिसिस नहीं है, क्या इस तरीके के वो मुल्क जो इसको पीछे से ऑक्सीजन देते हैं और समय समय पर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस तरीके के हमले कराते हैं और पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी लिखा जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी कुछ एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं सरकार के आने से, उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, दलाली सरकारों की करते थे, वो सुबह शाम कह रहे हैं कि देखिए इजराइल किस तरीके से निशाना करके छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, इजराइल कितना बड़ा हत्यारा है। तो ये एक लॉबी है हमारे यहाँ जो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखेगी, जो प्रिंट चलाएगी, जो क्विंट चलाएगी, जो मिंट चलाएगी, ये दुकानें चल रही है हमारे यहाँ, और वो अपना देश के अंदर वो ये माहौल पैदा कर रहे हैं। और यहाँ जो लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं उनको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि जितना बर्बर, जितना खौफनाक इजराइल है उतने ही यहाँ के लोग हैं। तो ये लॉबियां हमेशा रहती हैं। लेकिन मैं मोजिज साहब आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस लड़ाई का कितनी जल्दी, किस तरीके का अंत फिलहाल देखते हैं। मैं दिल से चाहूंगा तो ये आज अब इस वक्त खत्म हो जाए। अगर मैं चाहूं तो आज देखने जाओ तो ये कल से ये कम हो गया। ये ऐसे भी बोलते हैं, मैं वैसे बहुत पॉजिटिव आदमी हूं ये कोरोना को छोड़ के, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इसका अंत नहीं है, लेकिन अंत होना चाहिए, किसी न किसी तरह रुकना चाहिए। बिकॉज हानि
लड़ाई कोई भी जीते लेकिन हानि दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ होती है, नुकसान दोनों तरफा होता है। तो ये रुकनी चाहिए जितने जल्दी होए। मुझे मालूम है यहाँ पर कि कोशिश हर कोई, इजराइल तो बहुत कोशिश करता है कि सब शांति से बैठ के सुलह हो उसकी, लेकिन सामने वाले को समझ में आया तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसको थोड़ा दब तो दिखाना ही होगा। और अभी तो जिस तरह से 10 तारीख से जो शुरू हुआ है, जब से देखने जाओ तो अब ये थोड़ा धमाकेबाजी थोड़ी कम हो गई, बिल्कुल भी कम हो गई है। लेकिन जो आसपास के शहर है, अगर मेरे पास यहाँ पर एक ऐप्स है, व्हाट्सएप जैसे ऐप है जहाँ पर आपको पता चलता है कि कहाँ बॉम्ब होने वाला है, क्या है आ रहा है इंडिकेशन, तो देख रहा हूँ कि आज मेरे यहाँ जैसे हम लोग भागे अभी बाहर दोनों शेल्टर के लिए, लेकिन वहां पर जैसे वो बंकर में ही बैठे हैं बच्चे, फैमिली लेके वहीं खा रहे, वहीं पी रहे, वहीं रह रहे। जो सुरसुरी हर बार बजती है और सायरन जैसे एक बार बजा तो हम बाहर जाते हैं, लेकिन जब बाहर खड़े हैं बंकर में बैठे तो बाहर तो सायरन कंटिन्यूसली बज रहे हैं, यानी आ रहा है। आज ये आयरन डोम है, इसने तैयारी रखी है, इसलिए अच्छा है। इसका मतलब नहीं कि हम सुरक्षित है तो दूसरों को जाके मारे, लेकिन वो समझना चाहते ये युद्ध रुकना चाहिए। इनको बहुत हद तक इजराइल ने मारा भी है इनको, लेकिन ये समझने वाले लोग नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा ही अलग है। नहीं, और इसमें ये आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश है, वो हाँ, आपकी डिजायर है, लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग यू, डिजायर सबकी होती, कोई दुनिया में नहीं चाहता कि युद्ध हो, हम भी नहीं चाहते। हमारे ऊपर भी पाकिस्तान है, हमारे ऊपर भी इस्लामिक जो आतंकवादी ग्रुप है वो रोज हमारे ऊपर थोप देते हैं, कभी गुजरात में मारते हैं, कभी यूपी में जाके मारते हैं, कभी बिहार में जाके मारते हैं, कभी कश्मीर में मारते हैं, कभी कोयम्बटूर में मारते हैं। तो हमारे यहाँ भी आतंकवादियों ने पिछले 30 साल से मुसीबत कर रखी है। लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज ये बताती है कि क्या इजराइल ये जो रोज 2 पटाखे छोड़ देता है आपका हमास जो है और जो वहां दूसरे लोग हैं, क्या वंस फॉर ऑल इनको समाप्त करने का डिसाइसिव युद्ध इजराइल लड़ रहा है, क्या ये फिर खत्म हो जाएगा? कुछ दिन बाद कुछ लोग आ जाएंगे और फिर वही कहानी हो जाएगी, फिर तो इजराइल तो एक छोटा सा देश है, उसकी पॉपुलेशन भी कम है। अगर वो यही सब करता रहेगा या इसमें एंगेज रहेगा तो वो जो उसकी प्रोग्रेस है जिसकी वजह से दुनिया उसको जानती है, चाहे वो एग्रीकल्चर का मामला हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्री का मामला हो, हम तमाम भारत के रिश्ते उसके साथ कैसे हैं। आपके हाइफा शहर की कहानी आप सबको पता होगी कि हाइफा शहर ऑटोनोमस एम्पायर के अंदर था, वो कैसे 3 मूर्ति, अगर आप दिल्ली कभी आए हो वो 3 मूर्ति पे जो 3 स्टेचू लगी हुई है वो 3 कैवलरी है जिन्होंने जाकर के हाइफा शहर को आजाद कराया था। और फिर हाइफा शहर का नाम भी, वहां जी की जो म्युनिसिपैलिटी है हाइफा शहर की, उन्होंने इस पूरे भारत के शौर्य की और इस वीर की, इस ब्रेवरी की कहानी अपने स्कूलों में पढ़ाई। और फिर जब नरेंद्र मोदी यहाँ से वहां गए तो वो हाइफा शहर के बारे में हुआ। और फिर जब आपके यहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ 3 मूर्ति जो चौक अब तक थी उसका नाम अब 3 मूर्ति हाइफा चौक लिखा गया है। लेकिन एक और बात का सवाल है मेरा, वो ये है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ से इजराइल जा रहे थे और वहां गए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बड़ा मतलब अपना जो उनका एक मक्कारी भरा जो काम होता है वो करते हैं कि नहीं साहब इजराइल जा रहे हैं तो फलस्तीन भी जाइए, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत के मुसलमानों के को ध्यान में रख के मिडिल ईस्ट से बनाई जाती है। हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी में जब कोई मामला होता है पाकिस्तान से या मिडिल ईस्ट से तो यहाँ की जो एक बेवकूफों की भीड़ है मुसलमानों की उसको ध्यान में, अब वो भारत की पॉलिसी कुछ हो सकती है, किसी मजहब की पॉलिसी अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की पॉलिसी एक अलग चीज होती है। तो जब नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे और इजराइल से जब लौटे थे, देखिए आप सायरन हो रहा है, तो जब इजराइल को जब वो इजराइल लौटे थे तो मुझे याद है कि गल्फ के सारे अखबारों ने ये लिखा था कि हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा लीडर आया है दुनिया में जो इजराइल और अरब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है उसको दोनों को बिठा करके सॉल्व कर सकता है। यानी ट्रस्ट का लेवल ये था कि आज 5 या 6 इस्लामिक देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, इस्लामिक देशों का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को इस्लामिक देशों ने दिया। तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने वो क्रेडिबिलिटी बनाई और उसके बाद इजराइल भी गए तो इजराइल से तो संबंध, और खासतौर से जो गुजराती हैं वो तो जानते हैं कि भाई इजराइल के साथ उनके क्या संबंध है, कैसे वो वहां रहे। तो मैं ये मानता हूं कि उस वक्त इस तरीके की बातें चल रही थी कि नरेंद्र मोदी कैन मीडिएट बिटवीन टू और दोनों के बीच में, लेकिन अब वो बात मुझे कहीं दूर लगती है बहुत। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये युद्ध आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आप चाहते हैं, डिजायर अलग बात है, लेकिन रियलिटी क्या लगती है? क्या इजराइल इस बार इस हमास नाम के आतंकवादी संगठनों को
फाइट टू फिनिश करने वाला है, या ये फिर बीच में रुक जाएगी? मैं आपको बताता हूँ, मैं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आर्मी के लोगों के साथ था, गाजा की बॉर्डर पे। उन लोग का प्लान है, जब तक हमास है उनके पास 12,000 मिसाइल है। अभी तक तो 12,000 मिसाइल 4,000 मिसाइल छोड़े। इजरायली प्लान है लास्ट तक वॉर करें, जब तक हमास खत्म नहीं होता है तब तक वॉर करें। और अभी इतना ही नहीं, अभी 2 महीने के बाद मेरा बड़ा बेटा आर्मी ज्वाइन। मैंने जो तकलीफ ली, मैं तकलीफ नहीं बोलता हूँ, मैंने जो किया तो उसके ऊपर अत्याचार होते आए 2000 सालों से। अभी भी मैं नहीं चाहता, मैंने जो किया मेरा बेटा भी चाहता, अपनी जान खतरे पे। मैं 4 महीना में 4 महीने गाजा में 2014 का 50 दिन और गाजा में। अभी 2 महीने के बाद मेरा बेटा जा रहा है कि नहीं पता नहीं। लास्ट 2-3 मिनट बचे मेरे पास, लास्ट कमेंट। अगर इसका खात्मा होना है और करना है तो इजराइल करेगा ही, इसका अंत तक ले जाएगा इसको। बिकॉज जैसे मैंने बताया, जैसी ख्वाहिश है कि सब शांति है, लेकिन अगर जान पे बन आई है और इसके वजह से अपने नागरिकों को तकलीफ हो रही, तो इजराइल लड़ेगा ही, ये घुसेगा भी और मारेगा भी। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं दिख रही है। उन्होंने आखिर तक लेकिन अगर कोई ज्यादा एक्टिविटी होता है गाजा में, तो पूरा दुनिया का प्रेशर इंडिया पे आएगा, मासूमों को मार। यूएन में हमें देखना है भारत किसका साथ देता, किसको वोटिंग करता है यूएन में। जो बोलते हैं हम लोग पता नहीं। लास्ट मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क है, सरकारों के स्टैंड कई चीजों को ध्यान में रख के तय होते हैं। सरकारें जब कोई स्टैंड लेती हैं तो उनको रिश्ते, इंटरनेशनल पोजीशन, अपने घर की पोजीशन, लेकिन इजराइल में रहने वाले हर उस यहूदी को, इजराइल में रहने वाले हर उस नागरिक को, मैं जितना जानता हूं, जितना लोगों ने मुझे पिछले 24 घंटे में जब ये सुना कि आप 2 लोग इजराइल से सीधे बात करेंगे, they were very excited, और उनको पता चला कि आप हिंदी बोल लेते हैं, तो उन्होंने कहा तब तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये कहता हूं कि भारत का 100 करोड़ सनातनी इजराइल की प्रभुसत्ता के खिलाफ उठने वाली किसी भी मिसाइल को, किसी भी बम के खिलाफ है, और इजराइल इसको डिसाइसिवली खत्म करे, क्योंकि हम आतंकवाद को पिछले 30 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, और इस आतंकवाद से भारत में बड़ा नुकसान हुआ है। और ये आतंकवाद एक मजहब के लोग चला रहे हैं, जिसे हम अब पिछले 50 सालों में लड़ने के बाद ये कहने की हिम्मत जुटा पाए हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद है और कोई नहीं है। इस इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक कहना इसलिए जरूरी है कि जब तक बीमारी को बीमारी नहीं कहेंगे, आप इलाज नहीं ढूंढ सकते। मुझे खुशी है कि आप दोनों लोगों ने एक ऐसे शहर से, एक ऐसे मुल्क से जो लगातार युद्धरत है, आपने हमारे लिए समय निकाला। मोसेस भाई, आपसे हिंदुस्तान में मुलाकात नहीं हुई, गैब्रियल भाई आपसे मुलाकात नहीं हुई, और आप तो इजरायली आर्मी में रह करके वहां से रिटायर हुए हैं, आपका बेटा भी वहां है, और मैं आपको और आपके मुल्क को ये दुआएं देना चाहता हूं कि वह अमन हो जाए, चैन हो जाए, और इजराइल पूरी दुनिया में जो प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कंट्रीब्यूट करता रहे। आपके और हमारे बीच में यही रिश्ता है कि आपको कभी ये लगे कि आप लार्जर ऑडियंस को ज्यादा विस्तार से, ज्यादा डिटेल में कोई बात समझाना चाहते हैं, तो वी सपोर्ट पुष्पिन चैनल इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि यहाँ कोई हम किसी किस्म का टीआरपी का खेल नहीं है। हम चाहते हैं कि देश के लोग समझें आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात ज्यादा ऑथेंटिक है। हम तो अखबार पढ़ते हैं या दूसरी इंफॉर्मेशन से फिर उस पर इंटरप्रेट करते हैं। आप दोनों आए, आपने इतना कीमती वक्त दिया, इतना रिस्क लिया और हमें वहां से रूबरू करा दिया, इसके लिए आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय इस्राएल, जय भारत और जय सर। नमस्कार।